सो बच्चे हम लोग क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। सो क्लोरोप्लास्ट के बारे में सब कुछ पढ़ चुके थे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो जीनोमिक मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है, उस डीएनए की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए होता है, ये डीएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड? तो आपका आंसर होगा सर ये तो डबल स्ट्रैंडेड होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी जो डीएनए होता है वो भी कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड ही होगा। उसके अलावा अगर मैं प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात कर लूं तो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। अगर यूकैरियोटिक डीएनए की बात करूं, न्यूक्लियर डीएनए की बात करूं, तो इस तरह से आपको लीनियरली अरेंज देखने को मिलता है। लेकिन अगर प्लास्टिड्स के अंदर या क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए होता है, उस डीएनए की बात कर लो तो यहाँ पे आपको सर्कुलर देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए और क्लोरोप्लास्ट का डीएनए दोनों का दोनों कैसा होता है, साइटोसिन एंड ग्वानिन का कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए इसको बोल देते हैं जीसी रिच। अगले पॉइंट पे, हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहता, इसलिए इस दोनों को ही बोल दीजिएगा नेकेड डीएनए। अगले पॉइंट पे, राइबोसोम जो होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम होगा वो कैसा होगा, 70s। और यही 70s टाइप ऑफ राइबोसोम कहाँ पे देखने को मिलता है, तो बोल लीजिएगा प्रोकैरियोटिक सेल में। दोनों का दोनों प्रोकैरियोटिक सेल में डिवीजन कैसे होगा, बाइंड डिवीजन के थ्रू। और अगर बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का भी डिवीजन, क्लोरोप्लास्ट का भी बायोजेनेसिस किसके थ्रू होगा, बाइंड डिवीजन के थ्रू। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम हुआ, जो डीएनए हुआ, ये किसके जैसा सिमिलर है, तो बोल लीजिएगा प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा सिमिलर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चे। अब अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, अगला सेल ऑर्गेनेल से स्टार्ट होता है, राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम की बात की जगह तो हमारे सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर या बैक्टीरियल सेल के अंदर सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर लीजिएगा, तो सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा होगा, राइबोसोम, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स। साइज की बात कर लीजिएगा 15 टू 20 नैनोमीटर साइज होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s होगा, और यूकैरियोट में राइबोसोम बोथ 70s टाइप एज वेल एज 80s टाइप आपको देखने को मिलेगा। साइटोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो आरएनए होगा वो कैसा होगा, वो बच्चे आपको 70s टाइप, सॉरी 80s टाइप देखने को मिलेगा। और जबकि आप प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लीजिएगा, तो प्लास्टिड्स में जो राइबोसोम होगा वो कैसा होगा, 70s टाइप, या माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम होगा, कैसा होगा, 70s टाइप। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स में जो राइबोसोम है वो कैसा होगा, प्रोकैरियोट्स के जैसा सिमिलर होगा। और साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लीजिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पे, आउटर मेम्ब्रेन पे राइबोसोम जो एम्बेडेड था वो कैसा होगा, 80s टाइप होगा। ये डिस्कवर किया गया था बच्चे जॉर्ज पिलाडे के द्वारा, इसीलिए इसका नाम क्या दे देते हैं, पिलाडेज पार्टिकल नाम देते हैं। इसको बोल दिए बच्चे पिलाडेज पार्टिकल। इसकी डिस्कवरी कब की गई थी, तो 1953 में की गई थी। तो बच्चे इसको बोल रहे थे हम लोग पिलाडेज पार्टिकल, है ना, क्यों, क्योंकि पिलाडेज साहब के द्वारा डिस्कवर किया गया था 1953 में, इसीलिए इसका नाम दिए थे पिलाडेज पार्टिकल। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, राइबोसोम की बात कीजिएगा तो ये कैसा ऑर्गेनेल्स है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड या मेम्ब्रेन लेस, तो बोल लीजिएगा मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल इसको बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। जितने भी राइबोसोम है सबका काम क्या होता है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोटीन फैक्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइएगा। ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स सेल हैं, चाहे आप बात कर लीजिएगा प्रोकैरियोटिक सेल की, चाहे आप बात कर लीजिएगा यूकैरियोटिक सेल की, सारे के सारे सेल में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल्स, है ना। प्रोकैरियोटिक में भी देखने को मिल रहा है और यूकैरियोटिक में भी देखने को मिल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल्स। इट इज absent in mammalian आरबीसी। कुछ आरबीसी की बात कर लेते हैं बच्चे, मेमल्स के मेच्योर आरबीसी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये राइबोसोम absent होता है। ऑल लिविंग सेल्स हैव राइबोसोम, इसके अलावा जितने भी लिविंग सेल होंगे सब में राइबोसोम होगा ही, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल है, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, हर सेल में राइबोसोम देखने को मिलेगा। लेकिन मेच्योर मेमल्स के आरबीसी में, यहाँ पे आरबीसी, ये मेच्योर मेल के आरबीसी में राइबोसोम absent होगा। ऑर्गनली विद इन ऑर्गनली इसको बोल देते हैं, ऑर्गनली विद इन ऑर्गनली। क्यों, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल्स है, क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल्स है, इस सेल ऑर्गेनल्स के अंदर दूसरा सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिल रहा है, कौन सा सेल ऑर्गेनल्स, राइबोसोम देखने को मिल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना राइबोसोम,
सेल और ये आप बात कर लीजिएगा क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना राइबोसोम। तो एक सेल ऑर्गेनल्स दूसरे सेल ऑर्गेनल्स के अंदर देखने को मिल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइएगा बच्चे। दो तरह का राइबोसोम बताएं, एक 70s टाइप बताएं और दूसरा 80s टाइप राइबोसोम बताएं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 70s टाइप राइबोसोम की, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछ ले 70s टाइप राइबोसोम कहां पे देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में या यूकैरियोटिक सेल में, आपका आंसर होगा सर ये तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी मिलता है। जैसे प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में और सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे देखने को मिलेगा। और अगर यूकैरियोट की बात की तो यूकैरियोट में प्लास्टिड्स और प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट की बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर सकते हैं। तो अगर स्टेटमेंट आए कि प्रोकैरियोटिक सेल हैव 70 ओनली 70s टाइप ऑफ राइबोसोम, स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा सर? टोटली सही होगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ 70s टाइप राइबोसोम देखने को मिलते हैं। और अगर मैं यही बात कर लूं यूकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल हैव ओनली 80s टाइप ऑफ राइबोसोम, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में 70s भी होता है और 80s भी होता है। 70s कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे, और 80s कहां पे बोल लीजिएगा, साइटोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे एम्बेडेड होता है 80s। तो सर 70s कहां पे, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया पे। ठीक है, अब 80s की बात कर लेते हैं। तो साइटोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको कौन सा राइबोसोम देखने को मिलेगा, 70s। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चे। अब राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम दो चीजों का बना होता है, इसलिए इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड बोल देते हैं, कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, और इसीलिए टर्म देते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, है ना। टर्म इसके लिए दिया जाएगा राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, है ना। राइबोन्यूक्लिक एसिड है और साथ के साथ प्रोटीन भी है ना। आरएनए एम्बेडेड विद प्रोटीन एंड दैट्स व्हाई द नेम इज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लिक एसिड भी है और प्रोटीन भी है, दोनों टर्म को एक साथ मिला के बोल देते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चे। तो राइबोसोम की यूनिट की बात करते हैं। दो सब यूनिट आपको देखने को मिलता है, एक स्मॉलर सब यूनिट, दूसरा लार्जर सब यूनिट। अब दो तरह का राइबोसोम देखने को मिल रहा था, 70s और 80s। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसकी, 70s राइबोसोम की बात करते हैं, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 80s राइबोसोम की बात करेंगे। अब जब 70s टाइप के राइबोसोम की बात कीजिएगा तो यहाँ पे दो सब यूनिट देखने को मिल रहा था। पहला सब यूनिट कौन सा, स्मॉलर सब यूनिट, और दूसरा सब यूनिट कौन सा है, लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट की बात कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 16s टाइप ऑफ राइबोसोम देखने को मिल रहा है। और अगर बात कर लीजिएगा 50s टाइप ऑफ राइबोसोम की तो 23s टाइप और दिख रहा है और 5s टाइप दिख रहा है। यहाँ पे टोटल 21 प्रोटीन है, और यहाँ पे बात कर लीजिएगा कितने, 34 प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं। अब इधर की ओर आ जाते हैं बच्चे, देखिएगा 80s में दो सब पार्ट आया, 60s और 40s, है ना। 60s और 40s, 60s को क्या बोल लीजिएगा, स्मॉलर सब यूनिट, यहाँ पे बोल लीजिएगा स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, इसको बोल दिए स्मॉलर सब यूनिट। और उसके बाद इसको क्या बोल दीजिएगा, लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। डन। अब स्मॉलर सब यूनिट में एक ही पार्ट देखने को मिलता है, कौन सा, 80s। यहाँ पे 70s में स्मॉलर सब यूनिट में एक पार्ट देखने को मिल रहा था, कौन सा, 16s। और 80s में स्मॉलर सब यूनिट में कौन सा देखने को मिल रहा है, स्मॉलर सब यूनिट में 40s था, 40s का एक सब यूनिट कौन सा, 18s। अगला, ये 18s यहाँ पे 33 प्रोटीन का बना होता है, जबकि आप बात कर लीजिएगा 60s की, लार्जर सब यूनिट की, तो तीन सब यूनिट देखने को मिलता है, 28s, 5.8s और 5s। कॉमन देखिएगा 888 आता जा रहा है, देखिए ना, 18s, 28s, 5.8s। आप क्या बोल लीजिएगा, ये 80s टाइप सब, 80s राइबोसोम का सब यूनिट है। अगले पॉइंट पे अब देखिएगा, दोनों दोनों में ही कॉमन है, 5s टाइप जो राइबोसोम है लार्जर सब यूनिट का, यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा 5s टाइप जो है दोनों में ही कॉमन है ना। तो 60s हो या बोल लीजिएगा 50s हो, दोनों में 5s आरएनए का होना जरूरी है। फिर आ जाइएगा यहाँ पे, ये जो लार्जर सब यूनिट था कौन सा, 60s टाइप, 60s पार्ट जो सब यूनिट था ये 50 प्रोटीन के बने होते हैं। आपको बस यहाँ से यूनिट याद रख लेना है, फिर से बोल रहा हूं एक बार, 70s का दो पार्ट, एक 30s और दूसरा कौन सा हो जाएगा, 50s। 30s का एक पार्ट कौन सा, 16s, और 50s का दो पार्ट कौन सा, 23s और 5s। डन। अगले पार्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पे
80s का दो पार्ट कौन कौन सा, 60s और 40s। 60s को लार्जर सब यूनिट और 40s को स्मॉलर सब यूनिट। अब 40s में एक पार्ट आ गया कौन सा, 18s, और 60s में आ गया 23s, 5.8s और 5s। नेक्स्ट पार्ट पे आते बच्चे, 23s एंड 28s ये किसका पार्ट है, तो बोल लीजिएगा सर ये 70s टाइप यूनिट का पार्ट है। और ये किसका पार्ट है, तो ये बोल लीजिएगा सर 80s टाइप यूनिट का पार्ट है, 80s टाइप राइबोसोम का पार्ट है। अच्छा, ये दोनों का दोनों ही क्या स्मॉलर सब यूनिट है, क्या बोल लीजिए, सॉरी ये दोनों का दोनों ही क्या बोल लीजिएगा, लार्जर सब यूनिट है। किसका, तो एक बोल लीजिएगा 50s टाइप का, दूसरा बोल लीजिएगा किसका, 60s टाइप का। ये लार्जर सब यूनिट का पार्ट देखने को मिल रहा है, ये लार्जर सब यूनिट का पार्ट देखने को मिल रहा था। ठीक है, अगले पॉइंट पे, तो ये 23s और 28s दोनों राइबोजाइम की तरह काम करता है ना, एक्ट एज एंजाइम विच इज कॉल्ड एज व्हाट, राइबोजाइम, है ना। जैसे पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज की बात कीजिएगा तो ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज की तरह काम करता है। आप एक स्टेटमेंट सुने होंगे, क्या स्टेटमेंट, ऑल प्रोटीन आर सॉरी ऑल एंजाइम आर प्रोटीनेशियस इन नेचर एक्सेप्ट वन, कौन सा है वो, राइबोजाइम। तो राइबोजाइम का नेचर कैसा है, न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है। अब एस की बात कर लीजिएगा, एस स्टैंड फॉर सेडवर्ग यूनिट, यस का मतलब क्या हो जाता है, सेडवर्ग यूनिट। और सेडिमेंटेशन रेट, अगले पॉइंट पे, इनडायरेक्टली इज द मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज, ये क्या है, इनडायरेक्ट मेजर है किसका, डेंसिटी और साइज का। तो आप जो बोलते हैं ना 70s है 80s है, एस कहने का मतलब क्या होता है, सेडवर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन रेट या रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अगले पॉइंट पे, इनडायरेक्टली इट इज द मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। जैसे हम लेते हैं राइबोसोम को लेते हैं और हाई स्पीड में सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हैवी पार्टिकल नीचे की ओर, लाइटर पार्टिकल ऊपर की ओर रह जाएगा। हैवी पार्टिकल जो है पैलेट बना लेगा, और अगर बात कर लीजिएगा लाइटर पार्टिकल की तो सस्पेंडेड रह जाएगा, सुपरनेटेंट के रूप में रह जाएगा। जो सुपरनेटेंट के रूप में रह जा रहा है उसका वेट या डेंसिटी क्या बोल लीजिएगा, कम है। जो पैलेट बन जा रहा है उसका डेंसिटी क्या है, हाई है। तो जब हम राइबोसोम को सेंट्रीफ्यूज कर रहे थे ना, तो जो हैबियर था वो 80s था, नीचे जाके सेटल हो गया 70s की बात कर लीजिएगा, ऊपर सुपरनेटेंट में मिल गया। अब 80s को पैलेट को लिए और पैलेट को और हाई स्पीड पे रोटेट किए, तो और हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं तो दो पार्ट में टूट जाता है। एक ऊपर का सुपरनेटेंट आ जाता है, ऊपर का सुपरनेटेंट क्या बोल लीजिएगा 40s, और नीचे में जो पैलेट बन गया वो कौन सा है, 60s। अब सुपरनेटेंट को फिर से डिस्कार्ड कर देते हैं, पैलेट को लेते हैं, पैलेट को लिए फिर से उसको उससे और ज्यादा स्पीड में, जैसे अगर बात कर लीजिएगा शुरू में रोटेशन हम रखे 2000 आरपीएम रखे, उसके बाद 5000 आरपीएम कर दिए, उसके बाद 7000 आरपीएम कर दिए, उसके बाद 10000 आरपीएम करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे रोटेशन का स्पीड आप बढ़ाते जा रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, पार्टिकल और ज्यादा छोटे छोटे पार्ट में टूटता चला जाएगा। तो 80s का दो सब यूनिट आया, 60s और 40s। 60s को लेते हैं, इसका तीन सब यूनिट देखने को मिलेगा, कौन कौन सा, तो आपको 28s, 5.8s और 5s। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, साइटोस्केलेटन की बात करेंगे। अगर साइटोस्केलेटन की बात आती है बच्चे, सबसे पहले पॉइंट पे बताएंगे हमारे बॉडी के अंदर जो मेन सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, आप बोन बोल लीजिएगा या इंडोस्केलेटन बोल लीजिएगा, सेल के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला स्ट्रक्चर क्या कहा जाएगा, साइटोस्केलेटन। सो सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन था, इसका काम क्या हो जाएगा, है ना, इसका काम हो जाएगा बच्चे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मोटिलिटी में हेल्प करना, है ना। ये मोटिलिटी का स्पेलिंग, यहाँ पे मोटिलिटी की बात कर लीजिएगा, मोटिलिटी की बात कर लीजिएगा। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, है ना, सेल के शेप को मेंटेन करना, सेल के मोटिलिटी को मेंटेन करना, है ना। और इसके अलावा अब बोल लीजिएगा सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तीन तरह के साइटोस्केलेटन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरे की बात कर लीजिएगा माइक्रोफिलामेंट, और तीसरा है हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट, है ना। सर साइटोस्केलेटन कहते किसको हैं, इस बात को एक बार समझा दीजिए। सेल के अंदर जो प्रोटीनेशियस फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इसी को बोल देते हैं साइटोस्केलेटन। इसका काम क्या हो जाएगा, सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो फिलामेंटस स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज व्हाट, साइटोस्केलेटन। चाहे माइक्रोट्यूब्यूल्स हो, चाहे माइक्रोफिलामेंट हो, चाहे इंटरमीडिएट फिलामेंट हो, कुछ भी नहीं याद आ रहा है फंक्शन, तो एक काम तो बोल लीजिएगा सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तीनों में से किसी का
कोई भी पूछ ले भाई, एक काम तो कंफर्म है, साइटोस्केलेटन का काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हो, माइक्रोफिलामेंट हो या इंटरमीडिएट फिलामेंट हो, तीनों का काम क्या हो जाएगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, सेल के शेप को मेंटेन करना। ठीक है, तो बताएं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर आपको कितना देखने को मिल रहा है, 25 नैनोमीटर, अप्रॉक्सीमेट 25 नैनोमीटर, और माइक्रोफिलामेंट का साइज दिख रहा है 6 to 7 नैनोमीटर। डन। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट के बीच वाले साइज को आप क्या बोल लीजिएगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट, जिसका डायमीटर देखने को मिल रहा है कितना, 8 to 12 नैनोमीटर। डन। अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चे, माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स बना किसका होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होगा। जैसे मैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करूं, यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है और इसमें कई सारे छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स ऐसे जुड़े हुए थे और ये ट्यूब्यूल्स मिलकर रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे थे, पहला रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग और ये चौथा रिंग बनता हुआ चला जाएगा। ये इस तरह से पूरा का पूरा हॉलो ट्यूब, हॉलो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ट्यूब की बात कर लीजिएगा, हॉलो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा, तो ये स्ट्रक्चर कैसा है बच्चे, हॉलो स्ट्रक्चर है। डायमीटर की बात पहले मैं बता दी हूँ, डायमीटर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर बोल लीजिएगा या ये वाला डायमीटर बोल लीजिएगा, 25 नैनोमीटर देखने को मिलेगा। अब फंक्शन की बात आती है, इसमें एक पॉइंट बस आपको याद रखना है, किसका बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, और दूसरा सॉलिड स्ट्रक्चर है या हॉलो स्ट्रक्चर है, तो बोल लीजिएगा कैसा स्ट्रक्चर है, हॉलो स्ट्रक्चर है। साइज तो बताया इसलिए जाता है बच्चे ताकि आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट समझ में आ सके। फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहले बताए थे कि ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसके सेल के शेप को मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, तो अभी आपको बताए थे मोटिलिटी में हेल्प करता है। सेल, कोई सेल मोटाइल क्यों होता है, सीलिया और फ्लैजेला की वजह से मोटाइल होता है, तो यहाँ पे सीलिया और फ्लैजेला का कंपोनेंट है, दैट्स व्हाई इट आल्सो हेल्प इन मोटिलिटी। कंपोनेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर किसका कंपोनेंट है, स्पिंडल फाइबर का कंपोनेंट है। आप याद कीजिएगा G2 फेज में किसका फॉर्मेशन हुआ था, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ट्यूबुलिन प्रोटीन का, और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या बना रहा था, स्पिंडल फाइबर बना रहा था। आप यहाँ पे भी देखिए ना, ये किसका बना हुआ है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है, तो ये क्या बनाएगा, स्पिंडल फाइबर बनाएगा, है ना, स्पिंडल फाइबर बनाएगा। डन। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल्स इन द सेल, एक सेल के अंदर ही वेसिकल्स का ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए कौन हेल्प करता है, तो बोल लीजिएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करता है। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चे, माइक्रोफिलामेंट की बात करते हैं। ये आपको पहला फिलामेंट दिख रहा है और इसके ऊपर ओवरलैप, जैसे रस्सी लेते हैं, रस्सी के ऊपर एक दूसरे को लपेटते हुए चले जाते हैं, है ना, तो दो एक्टिन फिलामेंट का ओवरलैपिंग रीजन, इसको क्या बोल देंगे, माइक्रोफिलामेंट। अच्छा, ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, सॉलिड स्ट्रक्चर या हॉलो स्ट्रक्चर, बोलेंगे सर ये तो हॉलो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो ये सॉरी सॉलिड स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चे, ये तो सॉलिड स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सॉलिड स्ट्रक्चर, किसका बना होगा, एक्टिन प्रोटीन का बना होगा। डायमीटर की बात कीजिएगा तो 6 to 7 नैनोमीटर आ जाता है। फिर से वही फंक्शन की बात कीजिएगा, मैकेनिकल सपोर्ट। सबसे पहला काम आपको तो बता ही दिए थे, साइटोस्केलेटन में कोई आ जाए पहला काम तो बोल देंगे मैकेनिकल सपोर्ट। दूसरा काम क्या बोल लीजिएगा, मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप। अगला काम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। हमारे मसल्स में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होते हैं और इसी की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है, तो इस मायोसिन इस एक्टिन का फिलामेंट जो है, इसका काम क्या होगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाना। इसके अलावा सेल डिवीजन इन द एनिमल सेल। अब याद कीजिएगा एनिमल सेल में तो यहाँ पे आपको पेरिफेरल रीजन में चारों साइड में यहाँ पे आके जमा हुआ था माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट। अब ये माइक्रोफिलामेंट किसका फॉर्मेशन किया था, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का, किसका, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन किया था। और यही कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग क्या करेगा, इसका कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और कॉन्ट्रैक्शन करके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा, क्या कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा, है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सेल फरूज, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस इन द एनिमल सेल, सेल फरूज आर फॉर्म। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस किसके थ्रू होता है, सेल फरूज के थ्रू होता है ना, इन एनिमल सेल। देन अगले पॉइंट पे आइएगा बच्चे, इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करते हैं। ये भी दो पर्टिकुलर फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर का, बोल लीजिएगा दो पर्टिकुलर फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर का ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग है तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, बोल लीजिएगा सर ये भी हमको सॉलिड स्ट्रक्चर ही दिखेगा। कैसा है, ये भी सॉलिड है।
कंपोज्ड किसका बना हुआ है, लैमिन प्रोटीन का। याद कीजिएगा न्यूक्लियस की कहानी, तो न्यूक्लियस के इनर मेम्ब्रेन के अंदर की ओर लेमाइना नाम का कुछ स्ट्रक्चर हो रहा था, है ना। ये लेमाइना का काम क्या होता है, न्यूक्लियर लेमाइना का काम होता है न्यूक्लियस को सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो वो किसका बना होगा, लेमिन प्रोटीन का। तो यहाँ पे लेमिन प्रोटीन आपको दिख रहा है, डायमीटर 8 to 12 नैनोमीटर हो जाता है। फंक्शन की बात कर लीजिएगा, मैकेनिकल सपोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप, फॉर्म अ बास्केट लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूक्लियस एंड प्रोवाइड शेप टू द न्यूक्लियस। अभी आपको बता रहे थे, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे बच्चे, ये न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस का इनर मेम्ब्रेन दिख रहा है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर में आपको इस तरह से बास्केट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। दिस बास्केट लाइक स्ट्रक्चर मेंटेन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस एंड दैट्स व्हाई वी सेज व्हाट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मेंटेनेंस करता है सेल के शेप को, और बोल लीजिएगा न्यूक्लियस के शेप को भी मेंटेन करता है। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, सेंट्रियोल की बात करते हैं। बात आती है सेंट्रियोल की, तो क्या बोल लीजिएगा, मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है या नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। तो बोल लीजिएगा इट इज अ नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड। ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। अब प्रेजेंट किस में रहेगा, तो बोल लीजिएगा सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट रहेगा, प्लांट सेल में नहीं होता है ना। एनिमल सेल में बोल देंगे, ये सेंट्रियोल की बात हुई। डन। सिर्फ और सिर्फ किस में मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में देखने को मिल रहा है। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, आगे चल के बताइए सेंट्रियोल कैसा है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, कैसा है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। जब इसको कट करके देखते हैं कैसा दिखता है, कार्डविल शेप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल, सेंट्रोसोम इज एब्सेंट इन हायर प्लांट। अब एक टर्म आ गया सर, सेंट्रियोल से सेंट्रोसोम पे कैसे आ गया, देखिएगा। ये आपको पहला सेंट्रियोल दिख रहा है ना, दो सेंट्रियोल यहाँ पे परपेंडिकुलरली अरेंज हो जाए, ये पहला सेंट्रियोल, और यहाँ पे आपको दूसरा सेंट्रियोल दिख रहा है। ये दोनों सेंट्रियोल परपेंडिकुलरली अरेंज हो जाए और इसके चारों साइड में इस तरह से फ्लूइड घिर जाए, है ना। तो इसको क्या बोल लीजिएगा, पेरीसेंट्रियोलर मैटेरियल बोल लीजिएगा, इसको बोल लीजिएगा पेरीसेंट्रियोलर मैटेरियल, सेंट्रियोलर, पेरीसेंट्रियोलर मैटेरियल, ठीक है। और यहां पे ये आपको दिख रहा है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल अरेंज्ड परपेंडिकुलरली, अरेंज्ड परपेंडिकुलरली, अरेंज परपेंडिकुलरली। डन। तो इसी स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर का नाम क्या दे दीजिएगा, सेंट्रोसोम। क्या नाम दे दीजिएगा, सेंट्रोसोम। हो गया बच्चे ये सेंट्रोसोम। डन। सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सेंट्रियोल लाई एट 90 डिग्री। देख लीजिए सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल कहां पे लाई करता है, 90 डिग्री पे लाई करता है। अब इसी का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ पे बाहर की ओर इस ये जो सराउंडिंग मटेरियल है, इस सराउंडिंग मटेरियल को क्या बोल दिए, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल बोल दीजिएगा, ठीक है। अगले पॉइंट पे आइएगा, ये अंदर में आपको एक भी प्रोटीन देखने को नहीं मिल रहा है ना। सॉरी, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर तो है लेकिन माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं बोल सकते इसको। इसको बोल लीजिएगा सेंट्रल हब। क्या बोल लीजिएगा, सेंट्रल हब बोल लीजिएगा। डन। ये सेंट्रल हब हो गया। उसके बाद सेंट्रल हब से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये इसका नाम दे दिए रेडियल स्पोक। क्या नाम दे दिए, रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक नाम दे दिए। अब बाहर में आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इस स्ट्रक्चर का नाम दे दीजिएगा पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या बोल लीजिएगा, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसको बोल दिए पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स बोल लीजिएगा। अब पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स का भी नंबर कितना होगा, 9 ही होगा। सेंटर में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखे, 0। तो मैं बोल दूं माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 9 + 0 अरेंजमेंट। इसके अलावा बाहर में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं कितने तरह के प्रोटीन से बने हुए हैं, प्रोटीन ए, प्रोटीन बी और प्रोटीन सी, 3 तरह के। तो ये वाला जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये किस फॉर्मेट में होगा, ट्रिपलेट के फॉर्मेट में।
किस फॉर्मेट में, ट्रिपलेट के फॉर्मेट में। और अंदर में क्या अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, 0, तो अरेंजमेंट क्या बोल लीजिएगा, 9+0 अरेंजमेंट। अब देखिएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स के पहले एक थिकनिंग है, इस थिकनिंग का नाम क्या दे दीजिएगा, एक्स थिकनिंग। और मैं दूसरे कलर से यहां पे दिखा रहा हूं, ग्रीन कलर से देखिएगा, यहां पे दो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच में एक पार्ट दिख रहा है, इसको क्या बोल लीजिएगा, बाई थिकनिंग। अब ए को सी से कनेक्ट करने वाला क्या बोल लीजिएगा, एसी लिंकर, क्या बोल लीजिएगा, एसी लिंकर। बस इतनी सी बातें बताई जाती है। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा बच्चे। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल की बात करेंगे, फिर से उसी बात को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं, क्या आता है, इट कंसिस्ट ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबलिन। देखिएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स यहां पे कितने आ रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 आ रहे हैं और पेरिफेरल साइड पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज है आपको इस तरीके से। डन। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। इन सेंट्रल पार्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स इज एब्सेंट, सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं दिख रहा है और इसका नाम क्या दे रहे हैं, सेंट्रल हब। क्या नाम दे रहे हैं, सेंट्रल हब। नेक्स्ट पॉइंट पे अरेंजमेंट 9+0 अरेंजमेंट होगा। 9 किस फॉर्मेट में, देखिए ना, 1 2 3, ए बी सी इसका नाम दे दीजिएगा, ए बी सी, अगेन दे दीजिएगा यहाँ पे ए बी सी। ए को किससे कनेक्ट किया गया है, सी से कनेक्ट किया गया है, इसको क्या बोल लीजिएगा, एसी लिंकर। क्या बोल लीजिएगा, एसी लिंकर। सेंट्रियोल हैव सेल्फ डुप्लीकेशन प्रॉपर्टी, सेंट्रियोल में खुद से डुप्लीकेट करने की कैपेसिटी होती है। कौन से पार्ट में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा, तो बोल लीजिएगा एस फेज में जाके डुप्लीकेट करेगा। कहां पे, तो साइटोप्लाज्म के अंदर करेगा। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। सीलिया एंड फ्लैजेला की बात करते हैं। अगर सीलिया और फ्लैजेला की बात कीजिएगा, फ्लैजेला क्या दिख रहा है, बड़ा सा लॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रहा है, फ्लैजेला की बात कीजिएगा लॉन्ग स्ट्रक्चर है। और सीलिया की बात कर लीजिएगा, माइन्यूट छोटा सा स्मॉल सा प्रोजेक्शन है। हम बोलते हैं सीलिया और फ्लैजेला आर प्रोजेक्शन ऑफ या आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, है ना, हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। डन। अच्छा, ये आपको किसका डायग्राम दिख रहा है, तो बोल लीजिएगा पैरामीशियम, सर ये आप बोल लीजिएगा पैरामीशियम का, और ये बोल लीजिएगा किसी बैक्टीरिया का एक्चुअली दिख रहा है। लेकिन सर आप ये सीलिया और फ्लैजेला किसकी बात कर रहे हैं, तो मैं ये बस डायग्राम दिखाने की कोशिश किया हूं, सीलिया और फ्लैजेला क्या होता है। लेकिन आगे जितनी भी बात करेंगे वो बातें करेंगे यूकैरियोटिक सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल की बात नहीं करेंगे। सर तो पैरामीशियम तो यूकैरियोटिक है ना, हाँ जी, पैरामीशियम की बात कर लीजिएगा, यूकैरियोटिक आपको दिख रहा है। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। अगर सीलिया की बात किए तो सीलिया क्या हो जाएगा, शॉर्टर साइज का होगा, 5 to 10 माइक्रोन मीटर होगा, और फ्लैजेला लॉन्गर साइज का होगा जो कि आपको 150 माइक्रोन मीटर तक दिख रहा है। अगर सीलिया के नंबर की बात कीजिएगा ज्यादा होगा, फ्लैजेला का नंबर क्या होगा, कम होगा। सीलिया बिट इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, सीलिया का जो बिटिंग होता है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में, जैसे समझिएगा इस बात को, है ना। ये आपको पूरा का पूरा ये वाला स्ट्रक्चर फैलोपियन ट्यूब दिख रहा है ना। यहाँ एक एग है, इस एग को मूव करवाना है, और यहाँ पे लगा हुआ है बहुत सारा सीलिया, है ना, यहाँ पे बहुत सारा सीलिया लगा हुआ है, यहाँ पे सीलिया लगा हुआ है, सीलिया लगा हुआ है, पूरा का पूरा ये आपको सीलिया लगा हुआ है। तो अगर ये मूवमेंट होगा तो सारे सीलिया में एक साथ मूवमेंट होगा, तब ये आगे बढ़ेगा क्या, ऐसे अगर एक सीलिया में मूवमेंट करवा दे ये बढ़ेगा, आगे नहीं होगा। तो सारे सीलिया को एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करना पड़ेगा, है ना, इसलिए ताकि वो आगे की ओर मूव कर सके। तो मूवमेंट करवाने के लिए सीलिया का कोऑर्डिनेटेड मैनर में बिटिंग चाहिए, और जबकि फ्लैजेला का ऐसा कुछ बात नहीं है। एक फ्लैजेला अपना इस तरह से विपिंग किया तो जिसकी वजह से बेब प्रोड्यूस होगा, बेब की वजह से वो आगे बढ़ जाएगा। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, दे टेक पार्ट इन लोकोमोशन। अब यहाँ पे स्टार पॉइंट करके रख लीजिएगा, क्या कभी सीलिया का काम क्या होगा, लोकोमोशन में भी हेल्प करना, इसके अलावा अटैचमेंट में भी हेल्प करना, इसके अलावा फीडिंग में भी हेल्प करना, इसके अलावा सेंसेशन में भी हेल्प करना। सर लोकोमोशन तो समझ में आया कि मूवमेंट के साथ साथ लोकेशन भी चेंज हो रहा है, लोकोमोशन बोल दिए। और अटैचमेंट करने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिएगा कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें सीलिया है और ये चाहता है किसी होस्ट सेल से न्यूट्रिशन गेन करना, इस तरह से यहाँ पे जाके अटैच करेगा, है ना, दैट्स अबाउट द अटैचमेंट। फीडिंग करने का मतलब खाना खाने में हेल्प कर रहा है। आप पढ़ेंगे जाके प्रोटोजोन्स में, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, है ना, जो कि सीलिया के थ्रू ही लोकोमोशन भी करता है और फीडिंग भी करता है। अगला सेंसेशन, उसके आसपास में फूड पार्टिकल है या नहीं है, इसका सेंसेशन कैसे होगा, तो सीलिया के थ्रू होगा। और फ्लैजेला की बात कीजिएगा तो फ्लैजेला का ओनली किसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, लोकोमोशन में, किसमें, लोकोमोशन। अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चे।
स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला की बात कीजिएगा, सीलिया की बात कीजिएगा, इसका सिंगुलर क्या हो जाता है, सीलियम, है ना, और फ्लैजेला की बात कीजिएगा, फ्लैजेलम। हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये सीलिया और फ्लैजेला किसका आउटग्रोथ है, सेल मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ है ना। जैसे मैं एक डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूं, यहाँ पे ये वाला मान लीजिए एक सेल दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आप बोल लीजिएगा, यहाँ पे एक्चुअली सेंट्रियोल था, सेंट्रियोल से ही क्या बनेगा, बेसल बॉडी बनेगा। अब बेसल बॉडी से खूब सारे फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे थे, ये फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे थे, डन। और इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन का बॉन्डी दिखेगा, मैं यहाँ पे दूसरे कलर से सेल मेम्ब्रेन का बॉन्डी दिखा दे रहा हूँ, ये आपको दिखेगा सेल मेम्ब्रेन का बॉन्डी, है ना। ये जो कोर पार्टिकल आया, इस कोर पार्टिकल का नाम क्या दे दीजिएगा, यहाँ पे जो कोर पार्टिकल आ रहा है, ये वाला जो कोर पार्टिकल आप ले रहे हैं, इस कोर का नाम क्या दे दीजिएगा, एक्सोनेमा, कोर का नाम दे दीजिएगा एक्सोनेमा, एक्सोनेमा, डन, सॉरी एक्सोनेमा। एक्सोनेमा कहने का मतलब आप क्या बोल लीजिएगा, बंडल ऑफ फाइबर्स, बंडल ऑफ फाइबर्स जो ट्रेवल कर रहा है किसमें, आप बोल लीजिएगा फ्लैजेला में, तीन पार्ट, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। तो फिलामेंट में जो बंडल लाइक पार्ट ट्रेवल कर रहा है, इसी को आप क्या बोल लीजिएगा, एक्सोनेमा। और इसके ऊपर कवरिंग होगा किसका, सेल मेम्ब्रेन का कवरिंग होगा। इसी को मैं डिटेल्स में आगे की ओर दिखाता हूं बच्चे। ये डायग्राम, अच्छा चलिए, ये पूरा का पूरा बोल लीजिएगा, ये पूरा का पूरा बेसल बॉडी आपको दिख रहा है, बेसल बॉडी दिख रहा है यहाँ पे, है ना। और बाहर की ओर कवरिंग होगा किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये बता दिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग है ना। अच्छा आगे की ओर बढ़िएगा। अब यहां पे देख पा रहे होंगे सेंटर में दो माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहा है, इस माइक्रोट्यूब्यूल्स को क्या नाम दीजिएगा, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो दो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहा है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोल दिए। और बाहर में 9 पेरिफेरल प्रोटीन दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहा है, इसको बोल लीजिएगा पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर कोई पूछ दे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट क्या होगा, बोल लीजिएगा 9+2 अरेंजमेंट होगा। और 9 किसके फॉर्मेट में, तो सर वहां पे तो 3 दिख रहा था, यहाँ पे 2 ही दिख रहा है, तो ड्यूप्लेट के फॉर्मेट में। इसी का डिटेल्स डायग्राम दिखाता हूं बच्चे, जैसे देखिएगा यहाँ पे अंदर में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स बताएं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको बताएं कि सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितना होगा, 2 होगा, 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको दिख रहा है, डन। और दोनों कैसे, सिंगल सिंगल के फॉर्मेट में, दोनों सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के थ्रू जोड़ा जा रहा है, इसको क्या बोल लीजिएगा, सेंट्रल ब्रिज, है ना, इसको बोल दिए सेंट्रल ब्रिज, सेंट्रल ब्रिज बोल दिए, डन। अच्छा अगले पॉइंट पे जाइएगा। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के थ्रू कवर किया जा रहा है, इसको क्या बोल लीजिएगा, सेंट्रल सीथ, क्या बोल लीजिएगा, सेंट्रल सीथ। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर बताएं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसके बाद सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर सेंट्रल ब्रिज, उसके बाद फिर आ जाएगा सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को कवर करने वाला स्ट्रक्चर सेंट्रल सीथ, उसके बाद चलिएगा। अब सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स के आप से देखेंगे कुछ स्पोक, रेडियल स्पोक लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, यहां पे ये वाला रेडियल स्पोक लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, यहां पे ये वाला स्ट्रक्चर निकल रहा है, यहां पे ये वाला स्ट्रक्चर निकल रहा है। ये रेडियल स्पोक का काम क्या है, सेंट्रल सीथ को पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्ट करना, देन ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्ट कर देगा। अब रेडियल स्पोक का नंबर कितना दिख जाएगा, तो सर जितने पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, तो रेडियल स्पोक का नंबर क्या हो जाएगा, 9। अब देखिएगा बाहर साइड में पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहा है, कितने पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, तो 9 दिख रहे हैं, और 9 किसके फॉर्मेट में है, तो ड्यूप्लेट के फॉर्मेट में। अब देखिएगा एक पॉइंट और, ये बाहर की ओर देखिएगा कुछ स्ट्रक्चर है, दिस इज अबाउट द डाइनिन प्रोटीन, है ना, डाइनिन प्रोटीन दिख रहा है। और ये आउटर डाइनिन बोल लीजिएगा, ये आउटर पार्ट हो गया, और इसको क्या बोल लीजिएगा, इनर डाइनिन। इनर डाइनिन बोल लीजिएगा, डन। अब ये ए टाइप दिख रहा है, ये बी टाइप दिख रहा है ना, फिर से ये वाला ए टाइप दिख रहा है, ये बी टाइप दिख रहा है, डन। एक ए टाइप है, दूसरा बी टाइप है, तो ए को बी से कनेक्ट करने वाला ब्रिज क्या कहला जाएगा, इंटर ड्यूप्लेट ब्रिज। ड्यूप्लेट प्रोटीन को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर क्या कर लीजिएगा, इंटर ड्यूप्लेट ब्रिज। और सबको कवर कर रहा होगा कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को मैं डिटेल्स में यहां बताने की कोशिश करता हूं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया आल्सो पोजेसेस फ्लैजेला, बट दीज आर
स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजेला। प्रोकैरियोट में भी फ्लैजेला है और यूकैरियोट में भी फ्लैजेला। सर प्रोकैरियोट बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, यूकैरियोट प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं, दोनों में फ्लैजेला होता है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। तो सर ये किसकी बात कर रहे थे, ये स्ट्रक्चर टोटली बता रहे थे किसकी, यूकैरियोटिक फ्लैजेला की बात कर रहे थे। अगर यूकैरियोटिक सिलिया और फ्लैजेला की बात कीजिएगा तो ये कवर किया हुआ रहता है किसके द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, जो कि आप देख पा रहे हैं आउटर साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देयर कोर इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सोनेमा। अंदर में जो कुछ भी फाइबर्स लाइक का स्ट्रक्चर निकल रहा था उसको क्या बोल लीजिएगा, एक्सोनेमा। द एक्सोनेमा पोजेसेस 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ डिप्लिट। एक्सोनेमा की बात कर लीजिएगा तो एक्सोनेमा में क्या है, 9 पेरिफेरल प्रोटीन है, वो कैसे है, डिप्लिट के फॉर्मेट में। It also has a pair of centrally located microtubules। अब देखिए ना, सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं क्या, सिंगलेट के फॉर्मेट में या डिप्लेट के फॉर्मेट में, सिंगलेट के फॉर्मेट में। तो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 9 डिप्लेट प्लस 2 सिंगलेट। वहां पे अरेंजमेंट क्या था, कहां पे, सेंट्रियोल में या सेंट्रोसोम में। तो 9 ट्रिपलेट प्लस 0, 9 ट्रिपलेट प्लस 0 सेंट्रियोल का, 9 प्लस 2 सिलिया और फ्लैजेला का। अगले पॉइंट पे जाते हैं। द पेरिफेरल डिप्लेट आर इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। इस लिंकर को क्या बोल लीजिएगा, एसी लिंक, ए बी लिंकर, क्या बोल लीजिएगा, ए बी लिंकर बोल दीजिएगा। डन, ए बी लिंकर बोल दिए। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज। अब सेंट्रल वाला जो पार्ट है इसी को आप क्या बोल लीजिएगा, सेंट्रल ब्रिज बोल लीजिएगा। ये वाला जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर है, सेंट्रल ब्रिज बोल लीजिएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं बच्चे। इट इज इनक्लोज्ड बाय सेंट्रल सीथ। सेंट्रल ब्रिज जो था किसके द्वारा कवर्ड है, देखिए ना, ये वाला स्ट्रक्चर को क्या बोल लीजिएगा, सेंट्रल सीथ। सेंट्रल सीथ कनेक्टेड टू द वन ऑफ द ट्यूब ऑफ ईच पेरिफेरल डिप्लेट बाय अ रेडियल स्पोक। सेंट्रल सीथ को कनेक्ट किया जा रहा है किसके द्वारा और कहां से कनेक्ट किया जा रहा है, सेंट्रल सीथ को कनेक्ट किया जा रहा है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स से, किसके द्वारा, तो रेडियल स्पोक के द्वारा। डन, thus there are 9 रेडियल स्पोक। अगर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स का नंबर 9 है और हर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्ट किया जा रहा है सेंट्रल सीथ को, तो बोल लीजिएगा रेडियल स्पोक का नंबर कितना होगा, रेडियल स्पोक का नंबर 9 होगा। डाइनिन आर्म हैज एटीपेज एक्टिविटी सिमिलर एज मायोसिन ऑफ आवर मसल्स। ये वाला जो आपको दिख रहा है प्रोटीन या बोल लीजिएगा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसको क्या बोल लीजिएगा, डाइनिन प्रोटीन है ना, इसको बोल दिए डाइनिन। डाइनिन, डन, डाइनिन दिख रहा है आपको। अगर डाइनिन की बात कर लीजिएगा, डाइनिन को क्या बोल लीजिएगा, डाइनिन में सिमिलर एक्टिविटी होता है किसके जैसा, मसल्स। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन का एक्टिविटी होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का एक्टिविटी होता है, तो डाइनिन में भी क्या बोल लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का एक्टिविटी है ना। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजेलम एमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। दोनों सीलिया और फ्लैजेला का एमर्जमेंट किससे होगा, है ना, तो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से होगा, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, और इसी को आप क्या बोल लीजिएगा, बेसल बॉडी बोल लीजिएगा। तो सीलिया और फ्लैजेला में 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। तो यहाँ पे बेसल बॉडी क्या होगा, सीलिया और फ्लैजेला का ऑरिजिन प्लेस होगा। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चे, माइक्रोबॉडीज की बात करते हैं। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अगर मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर आ गया तो किसकी बात कीजिएगा, यूकैरियोटिक सेल की या प्रोकैरियोटिक सेल की। जैसे ही बोल लीजिएगा मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर आ गया तो हमको बोलना पड़ेगा ये कैसा है, यूकैरियोटिक सेल है। कैसा है, यूकैरियोटिक सेल है। डन, ये यूकैरियोटिक सेल बोल दी। अच्छा, अगले पॉइंट, कंटेन वेरियस एंजाइम। अब स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली एंजाइम भी होगा प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एज वेल एज, लेकिन दोनों किस में आता है, यूकैरियोटिक में आता है। पर ऑक्सीजोम और यूरिकोसोम। पर पहला जो माइक्रोबॉडीज है जिसका नाम है परऑक्सीजोम, या इसी का दूसरा नाम क्या दिया जाता है, यूरिकोसोम बोला जाता है। किसमें प्रेजेंट रहेगा, प्लांट सेल में या एनिमल सेल में, दोनों में ही होगा। तो यूरिकोसोम या परऑक्सीजोम का काम क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन में हेल्प करना। बीटा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड की बात कर लीजिएगा। ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का ब्रेकडाउन करने में कौन हेल्प करता है, तो परऑक्सीजोम हेल्प करता है। आप याद कीजिएगा, C2 साइकिल की बात कीजिएगा,
क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया, और पेरोक्सिसोम में जा रहा है तो वहां पे बीटा बोल लीजिएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेकडाउन हो रहा है। फोटो रिस्पायरेशन, C2 साइकिल ग्लाइकोलेट पाथवे की बात कीजिएगा तो यहाँ पे ये रिक्वायर्ड होता है। फोटो रिस्पायरेशन प्रोसेस कंप्लीटेड इन द 3 सेल ऑर्गेनेल्स, कौन कौन सा बता दिए आपको। सबसे पहला क्लोरोप्लास्ट बोल लीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट, देन कौन सा बोल लीजिएगा, पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, इसके बाद क्या बोल लीजिएगा, तीसरे पॉइंट पे बोल लीजिएगा क्लोरोप्लास्ट हो गया, पेरोक्सिसोम हो गया, और तीसरे पे बोल लीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। डन। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चे। सो बच्चे ग्लाइऑक्सिसोम की बात कर रहे थे, हाईली स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम की बात कर रहे थे। तो ग्लाइऑक्सिसोम भी कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, जैसे पेरोक्सिसोम था उसी तरह से ग्लाइऑक्सिसोम होगा, क्योंकि इसी का तो मॉडिफिकेशन है ग्लाइऑक्सिसोम के रूप में। इसमें भी वेरियस एंजाइम देखने को मिलेंगे, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, किस में रहेगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में रहेगा। इसका काम क्या होता है, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन करता है। जैसे अगर कोई फैटी एसिड है ना, तो जब इसको जर्मिनेट करने की बारी आएगी तो फैट को ये किस में कन्वर्ट करेगा, है ना, फैट को कन्वर्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट में, ताकि उसको एनर्जी ज्यादा मिल सके और वो जर्मिनेट कर सके। तो कैस्टर सीड फैटी सीड है ना, फैटी एसिड स्टोरिंग सीड है। कैस्टर के सीड में जर्मिनेशन के समय फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने में कौन सा सेल ऑर्गेनेल हेल्प करेगा, तो बोल लीजिएगा ग्लाइऑक्सिसोम। कौन है ग्लाइऑक्सिसोम। डन। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। न्यूक्लियस की बात करते हैं बच्चे, है ना, न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, सब में न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कुछ जगह पे न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट देखने को मिलता है और कुछ जगह पे न्यूक्लियस इनडिस्टिंक्ट देखने को मिलता है। डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या, न्यूक्लियस अगर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है तो इसको बोल लीजिएगा डिस्टिंक्ट, और अगर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है तो इसको बोल लीजिएगा इनडिस्टिंक्ट। डन। तो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस कहां पे देखने को मिलेगा, यूकैरियोट जितने भी हैं सब में डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, और प्रोकैरियोट की बात कर लीजिएगा क्या बोल लीजिएगा इनडिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था, 1831 में किया गया था। न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोल देते हैं, कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल। अब न्यूक्लियस कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल है, ये बात किसके द्वारा प्रूव किया गया था, हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया गया था। प्लांट कौन सा लिया गया था, एसिटाबुलेरिया प्लांट लिया गया था। अब एसिटाबुलेरिया का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखा गया था और यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर देखा गया था। हेड रीजन को काट के अगार मीडियम पे डाला गया था तो क्या देखा गया कि टेल इसमें रीजनरेट हो जा रहा है, लेकिन जैसे ही टेल को डाला गया अगार मीडियम पे तो इसमें हेड का जनरेशन नहीं हुआ। क्या फाइनल इंक्लूड किया गया कि हेड में न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस ही कंट्रोल कर रहा है, और टेल में न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियस यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस की बात कीजिएगा, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस की बात कीजिएगा तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड तो होगा ही, लेकिन और भी बात है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होगा। डन बच्चे। और बाकी की चीजें बच्चे अगले क्लास में आपके साथ डिस्कस करते हैं। थैंक यू बच्चे।